धातु संकुलों का ऊष्मागतिकी और गतिक पक्ष, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। धातु संकुलों के ऊष्मागतिकी और काइनेटिक एस्पेक्ट्स को हम इस सीरीज में जानेंगे। इस पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि संकुलों का स्थायित्व क्या होता है और स्थायित्व स्थिरांक यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है। बात करते हैं संकुलों के स्थायित्व की, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सामान्यतः जब हम ये कहते हैं कि कोई संकुल स्थायी है, स्टेबल है, या यूं कहते हैं कि कोई संकुल अस्थायी है यानी कि अनस्टेबल है, तो लेमैन की तरह हमारा अर्थ ये होता है कि अगर कोई स्थायी है तो इसका मतलब उस संकुल का अस्तित्व है और अनुकूल परिस्थितियां हो तो उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। और जब हम ये बात कहते हैं कि संकुल अस्थायी है तो इससे हमारा मतलब ये होता है कि या तो संकुल का अस्तित्व ही नहीं है या फिर उसे हम लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। लेकिन सही मायनों में देखें, एक रसायनज्ञ की नजर से देखें तो संकुलों का जो ये स्थायित्व है यह दो प्रकार के स्थायित्व से संबंधित होता है। पहला ऊष्मागतिकी स्थायित्व और दूसरा बल गतिकी स्थायित्व यानी कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। इनमें जो यह ऊष्मागतिकी स्थायित्व है यह संकुल के निर्माण की मात्रा से संबंधित है कि कितना संकुल बनता है, उसकी जो क्वांटिटी है उससे संबंधित है। और जो संकुल जो बनते हैं उनका जो निर्धारण है वो रासायनिक साम्य जो इक्वेशन का है उससे हम निकाल सकते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है, इसी को हम संकुल का निर्माण स्थिरांक कहते हैं कि कोई संकुल किस तरह से बन रहा है। एक अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर ऊपर की तरफ प्रदर्शित की गई है कि कोई मेटल आयन है जो n धनावेशित है और उसके साथ में लिगेंड जिनकी की संख्या m है, वो जब मिलते हैं तो MLM हमें संकुल प्राप्त होता है। और इसका जो निर्माण स्थिरांक k निकालें तो वह इस प्रकार से होगा जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। k संकुल का निर्माण स्थिरांक है। संकुल निर्माण के लिए इस प्रकार के जो इक्विलिब्रियम्स हैं उनको जो स्टडी करते हैं वो हम तभी करते हैं जबकि संकुल किसी सॉल्यूशन में होते हैं, विलयन प्रावस्था में होते हैं। और जिस प्रकार हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं उन्हीं विधियों द्वारा हम ये निर्माण का स्थिरांक भी ज्ञात कर सकते हैं। ये निर्माण स्थिरांक k का मान जितना ज्यादा होगा वह संकुल उतना ही अधिक स्थायित्व दर्शाएगा। तो जिस संकुल के लिए k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वह उतना अधिक स्थायित्व दर्शाएगा। इसलिए इस स्थिरांक को हम स्थायित्व स्थिरांक या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो मूलतः तो यह संकुल के निर्माण का स्थिरांक है कि जितना ज्यादा k होगा उतना ही ज्यादा संकुल स्थायी होगा और इसीलिए इस स्थिरांक को हम स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी स्थायित्व का संबंध Ml जो बंध बना है मेटल और लिगेंड के बीच में, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, उनका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और जो उनका रेडॉक्स पोटेंशियल है उनसे संबंधित होता है। और ये जो तीनों फैक्टर हैं ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये आपस में संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो ये तो अभी हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। जो दूसरे प्रकार का स्थायित्व है यानी कि बल गतिकी वाला, काइनेटिक्स वाला, तो जो दूसरे प्रकार का स्थायित्व संकुल निर्माण में प्रयुक्त साम्य अभिक्रिया की
दर पर निर्भर करता है। जो उष्मागतिकी वाला था वो निर्माण की मात्रा पर निर्भर करता था, जबकि ये काइनेटिक जो वाला है वह अभिक्रिया की दर पर निर्भर करता है। क्योंकि विलीन प्रावस्था में संकुल निर्माण की जो अभिक्रिया होती है वह एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कि मेटल के साथ में एक एक करके लिगेंड सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संकुल में अगर लिगेंड का प्रतिस्थापन तीव्र गति से होता है तो वह संकुल अस्थायी होता है, और ऐसे अभिक्रिया जिसमें लिगेंड का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन बहुत धीरे हो रहा हो तो वह संकुल अधिक स्थायी होगा। तो जहां प्रतिस्थापन का काम धीरे धीरे हो तो वह स्थायी होगा, और जहां संकुल में लिगेंड का प्रतिस्थापन बहुत तीव्र गति से तेजी से हो रहा हो तो वह संकुल अस्थायी होता है। टॉबे ने इस बल गति के स्थायित्व के लिए अक्रिय एवं अस्थिर नामकरण से संकुल के स्थायित्व की चर्चा की। उन्होंने स्थायी अस्थायी टर्मिनोलॉजी काम में नहीं ली। टॉबे ने स्थायित्व दर्शाने के लिए दो टर्म काम में ली, एक तो अक्रिय, दूसरा अस्थिर, जो क्रमशः धीमी गति से लिगेंड प्रतिस्थापन और तीव्र गति से लिगेंड प्रतिस्थापन को दर्शाते हैं। तो जब धीमी गति से होगा तो वह स्थायी होगा, जबकि तीव्र गति से होगा तो वह अस्थायी होगा। सामान्यतः उष्मागतिकीय रूप से स्थायी संकुल यद्यपि धीमी गति से क्रिया करते हैं तथा अस्थायी संकुल तीव्र गति से क्रिया करते हैं, परंतु उष्मागतिकी स्थायित्व एवं क्रिया की दर यानी कि जो बल गतिकी वाला काइनेटिक्स वाला जो स्टेबिलिटी है उनमें कोई सीधा संबंध नहीं होता है। मोटे रूप से हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो उष्मागतिकी जो स्थिरांक है वह संकुल के निर्माण की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है वो जो निर्माण की जो दर है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, उस पर निर्भर करता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संकुल उष्मागतिकीय रूप से तो स्थायी हो लेकिन काइनेटिक रूप से वह अस्थिर हो। जो दो उदाहरण ऊपर निकल के कॉम्प्लेक्स और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के दिए गए हैं, ये दोनों उष्मागतिकीय रूप से तो स्थायी है लेकिन काइनेटिक फॉर्म से देखें तो यह अक्रिय है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो थर्मोडायनामिकली अस्थायी है लेकिन काइनेटिकली वो अक्रिय हो सकते हैं, जैसे कोबाल्ट का एक एग्जांपल हमने ये दिया है। अतः ये कह सकते हैं कि संकुलों का उष्मागतिकीय स्थायित्व मेटल और लिगेंड की बंद ऊर्जा से संबंधित है, जबकि बल गति के स्थायित्व निर्माण अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा पर, एक्टिवेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। तो यहाँ इतनी चर्चा के बाद में यह स्पष्ट हो जाता है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग बिंदु हैं। अब बात करते हैं स्थायित्व स्थिरांक की, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि निकल सेकंड सल्फेट का एक जली विलेन बनाया हमने और उसमें अमोनिया मिलाते हैं। तो जैसे जैसे हम अमोनिया मिला जाएंगे निकल सल्फेट का जो जली विलेन है उसमें, तो विलेन का रंग परिवर्तित होने लगता है। इसे संकुल निर्माण अभिक्रिया द्वारा और क्लियर करते हैं। तभी हमने बात की कि निकल सेकंड सल्फेट का जली विलेन, तो जब उसको हमने जल में घोल दिया तो जो निकल सेकंड आयन है वह जल योजित होगा, मतलब जल के अणु उसके साथ में एक तरह से संकुल बना लेंगे, जो कि अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया स्क्रीन के बिल्कुल नीचे की तरह। तो जो जल में जो होगा निकल वह जल योजित फॉर्म में होगा, और जब अमोनिया इसमें मिलाते हैं तो ये जो जल के अणु जिन्होंने कि निकल के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया है, तो जल के अणु जो है वो अमोनिया के अणु द्वारा प्रतिस्थापित होते जाएंगे, यानी अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अभिक्रिया को यहाँ स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से जो निकल जल योजित था जिसमें कि जल के अणु लिगेंड की तरह लगे हुए थे, और जो जो हम अमोनिया मिलाते जाते हैं तो अमोनिया के अणु जल के अणु को
प्रतिस्थापित करते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जब जल के सारे अणु अमोनिया के अणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अभिक्रिया को हम जिस तरह से लिख सकते हैं वो यहाँ स्क्रीन पर नीचे की तरफ बताई गई है। अभिक्रिया को यहाँ सबसे ऊपर एक बार हमने फिर लिखा है रेफरेंस के लिए। अब जब एक साम्य स्थापित हो गया है तो साम्य स्थिरांक k का मान आप जानते हैं कि किस तरह निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ निकाली गई है कि जो प्रोडक्ट के जो एक्टिव मास है अपॉन जो रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मासेस को लिया गया है। चूंकि विलेन जलीय विलेन है और जल की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होगी तो जल की जो कंसंट्रेशन है उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जो k का मान हमने जो ऊपर दिया है उसमें से H2O का मान चूंकि कांस्टेंट है तो उसको हमने हटा लिया है और k की वैल्यू इस तरह से हो गई है। तो जो ये संकुल जो बना हमारा निकल का अमोनिया के साथ में जल के अणुओं को प्रतिस्थापित करके उसका जो निर्माण हुआ उसका जो साम्य स्थिरांक है k जो हमने निकाला, इस संकुल का उष्मागतिकी स्थायित्व स्थिरांक, निर्माण स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक है। यानी कि ये फॉर्मेशन कांस्टेंट भी यही है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी यही है और थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी यही है। k का उच्च मान जो हाई वैल्यूज है k की, यह प्रदर्शित करता है कि संकुल अधिक मात्रा में निर्मित होता है। तो जो हमने k का सूत्र निकाला उसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ प्रोडक्ट है, तो जितना ऊपर वैल्यू ज्यादा होगी उतनी k की मान ज्यादा आएगा। तो k का ज्यादा मान यह प्रदर्शित कर रहा है कि संकुल का निर्माण ज्यादा हो रहा है और संकुल अधिक स्थायी है। और इसी तरह से जब k का मान जितना कम होगा उतना ये होगा कि संकुल अस्थायी है। इस k के मान को हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर लेते हैं और उससे हमें संकुल का जो स्थायित्व स्थिरांक है उसका निर्धारण कर सकते हैं। k का जो रेसिप्रोकल है, k का जो व्युत्क्रम है यानी कि 1/k, उसको संकुल का अस्थायित्व स्थिरांक इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जो कि k का उल्टा होता है 1/k। यह अस्थायित्व स्थिरांक है। सन 1941 में ब्याउ नामक वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया था कि विलेन में जो संकुल बनता है वो स्टेप वाइज इक्वेशन रिएक्शन होती है, कि सारे संकुल जो संकुल बनते हैं उनमें सारे लिगेंड एक साथ नहीं जुड़ते हैं, लिगेंड एक एक कर मेटल आयन से जुड़ते जाते हैं। और ये हम पहले पढ़ चुके कि लिगेंडों का जो जुड़ना है वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में होता है, यानी कि कोई एक चीज हटती है और दूसरा वहां के सब्स्टिट्यूट के रूप में लग जाता है। यदि धातु आयन Mn+ हो और कोई लिगेंड मोनोडेंटेट यानी कि एक दंतु को, तो संकुल का जो निर्माण होगा उसके जो विभिन्न पद हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। जो पहला पद है उसको आप देखें कि मेटल आयन था जो कि N+ ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी, और उसमें जब एक लिगेंड जुड़ गया तो हमें मिल गया प्रोडक्ट MlN+। और इसके लिए K1 मान ले पहला पद है तो उसकी वैल्यू किस तरह से होगी वो स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में बता रखी है पहली पंक्ति में। अब जब ये Ml बन चुका है कि मेटल के साथ में एक लिगेंड जुड़ चुका है, तो चूंकि लिगेंडों का जुड़ना स्टेप वाइज होता है, अब इसमें आके दूसरा लिगेंड जुड़ रहा है। अब जो कॉम्प्लेक्स बना वो हो गया Ml2 और उसके लिए जो स्थायित्व स्थिरांक है वह K2 हमने माना, उसकी भी वैल्यू दे रखी है हमने, K2 की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से तीसरा लिगेंड आके जुड़ा, यूं करते करते जब आखिरी M वाला जो लिगेंड जुड़ गया, ये हमारे पास कुल लिगेंड M है, तो हमारा फाइनल जो संकुल है वो बन गया और उसके लिए Km का मान यहाँ प्रदर्शित किया गया है। K1, K2, K3 जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन पदों के लिए निर्माण स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक है। और इसी तरह जो M पद है उसका जो निर्माण स्थिरांक है वो Km है। अब एक निकल का एग्जांपल लेते हैं कि निकल ने जो अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया है वह किस तरह से होगा। तो अभी हमने पहले बात की थी कि निकल का जब जलीय विलयन लेते हैं तो वह जल योजित निकल के रूप में होता है
और अमोनिया उससे अभिक्रिया करता है, तो एक एक जल का अणु अमोनिया के एक एक अणु से सब्स्टिट्यूट होता रहता है। तो स्क्रीन पर जो अभिक्रिया देख रहे हैं आप, तो पहली अभिक्रिया देखें कि जल के कुल 6 अणु लगे हुए थे निकल के साथ में, और जब इसने अमोनिया से अभिक्रिया की तो जल का एक अणु प्रतिस्थापित हो गया अमोनिया के एक अणु से, और जल का एक अणु बाहर हो गया। अभिक्रिया यहाँ सबसे पहली अभिक्रिया दर्शा रखी है स्क्रीन पर, और उसके लिए K1 का मान कितना होगा यह भी यहाँ दर्शाया गया है। अब जब निकल के साथ में जो 6 जल के अणु लगे थे उनमें से एक जल का अणु हट गया, उसकी जगह एक अणु अमोनिया का लग गया, और जो संकुल प्राप्त हुआ उसमें अमोनिया में फिर अभिक्रिया हुई तो जल का एक और अणु प्रतिस्थापित हो गया। तो अब जल के 4 अणु बच गए और अमोनिया के 2 अणु निकल के साथ में लग गए। जब इस तरह से सारी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी तो जल के सारे अणु हट जाएंगे और अमोनिया के 6 अणु निकल के साथ जुड़ जाएंगे। सभी पदों को जोड़ने पर जो अभिक्रिया होगी वो यहाँ नीचे दर्शाई गई है। ब्राउन जिस वैज्ञानिक की हम बात कर रहे थे, उन्होंने जब पहली बार इसको देखा तो जो सभी पदों के लिए जो कुल निर्माण स्थिरांक था, ओवरऑल जो फॉर्मेशन कांस्टेंट था, उसको बीटा एम से प्रदर्शित किया, और बीटा एम को हम बता सकते हैं कि बीटा एम इक्वल्स टू K1, K2, K3 अप टू Km। अब यदि कोई संकुल 2 पदों में बन गया हो तो बीटा 2 इक्वल्स टू K1, K2, 3 पदों में बना है तो बीटा 3 K1, K2, K3 हो जाएगा। और इसी तरह से जब बीटा एम होगा उसमें सारे के सारे एम पद हो जाएंगे, K1, K2, K3 ऐसे करते हुए Km तक। बीटा एम जो है वो संकुल का स्थायित्व स्थिरांक है, जो संकुल का उष्मागतिकीय स्थायित्व प्रदर्शित करता है। चूंकि सभी पदों का कुल निर्माण स्थिरांक, या यूं कहते हैं कि कुल स्थायित्व स्थिरांक, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा एम है, और जो इस साम्य के लिए साम्य स्थिरांक भी है कि अभिक्रिया कुल यही हो रही है कि मेटल के साथ में m क्वांटिटी में लिगेंड ऐड हो रहा है, और बीटा एम की वैल्यू यही हो जाएगी। अतः अगर हम बीटा एम का मान ज्ञात हो जाए तो संकुल निर्माण में मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसकी गणना हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से कर सकते हैं। यह तो हम जानते हैं कि जो मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है डेल्टा जी जीरो और जो साम्य स्थिरांक जो k है उनके बीच में संबंध इस प्रकार से होता है, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू -2.303 RT log k। और ये अभी हमने चर्चा की थी कि k जो है वो हमारा बीटा एम है, तो k की जगह जो अभिक्रिया इक्वेशन ऊपर दी है समीकरण, उसमें बीटा एम रख दें तो हो जाएगा डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू -2.303 RT log बीटा एम। k की जगह हमने बीटा एम रख दिया। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू डेल्टा एस जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो, तो डेल्टा जी जीरो की जगह हम डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो भी रख सकते हैं। तो ऊपर वाली अभिक्रिया में जब हम ये मान रख देते हैं तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वह होती है -2.303 RT log बीटा एम इक्वल्स टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस। कई बार स्थायित्व स्थिरांकों को उनके लॉगरिथम फॉर्म में लघु गुणक के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे log K1, log K2, log K3। तो ये इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी कि बीटा एम इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Km। दोनों तरफ अगर हम log ले लें तो log बीटा एम इक्वल्स टू log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 अप टू log Km। और जो ये निकल की अभी हम बात कर रहे थे जिस उदाहरण में कि 6 अमोनिया के अणुओं ने मिलकर उनके साथ में संकुल बनाया है, तो उसमें जो log K6 का मान है वो -0.1 है, जबकि log K5 का मान है वो 0.6 है। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि उष्मागतिकी की दृष्टि से अगर हम देखें तो निकल H2O NH3 होल 5 संकुल जो 6 लिगेंड अमोनिया वाला संकुल बना है उससे ज्यादा स्थायी होगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना
कि किसी भी संकुल का स्थायित्व होता क्या है और संकुल के स्थायित्व को अध्ययन करने के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, थर्मोडायनामिकली और काइनेटिकली। तो हमने आज ये जाना कि थर्मोडायनामिकली हम किस तरह से किसी संकुल के स्थायित्व की बात कर सकते हैं। धन्यवाद।